हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसमें आज का टॉपिक है बहुलक एवं रेसे। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन नहीं है। इसकी व्याख्या देखें। बहुलक उच्च अनुभार वाले बड़े अणु होते हैं जो सरल अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं। सरल अणुओं के संयोजन की प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। ऊन, रेशम, चमड़ा, प्राकृतिक रबर, सेलुलोज आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम तथा संश्लेषित बहुलकों का भी निर्माण किया गया है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कृत्रिम रबर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है तो टेफ्लॉन। इसकी व्याख्या देखिए। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन पीटीएफई को समानांतर टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है, जो एक संश्लेषित बहुलक है। यह अत्यंत कठोर, चिकना, गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थ है जिस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनके विभिन्न उपयोग किए जाते हैं। न चिपकने वाले बर्तन बनाने में अत्यधिक अभिक्रियाशील, संरक्षक रसायनों के कंटेनर बनाने में संनेहक के रूप में आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है तो इसका आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट्स। इसकी व्याख्या देखें। पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। यह एक कठोर व पारदर्शी प्लास्टिक है जो बिफेनॉल ए तथा फार्जिन के अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लैमिनेट कांच के परतों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक बहुलक है तो ये कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। इसकी व्याख्या देखें। सेलुलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबर आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एवं नायलॉन कृत्रिम बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है तो विनाइल क्लोराइड द्वारा। इसकी व्याख्या देखें। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक कृत्रिम बहुलक है जो विनाइल क्लोराइड C2H3Cl के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक, जल का प्रतिरोधी एवं अत्यंत शक्तिशाली बहुलक है। इसका उपयोग पाइप, विद्युत केबल, जलरोधी वस्तुएं, खिलौना आदि बनाने में निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। इसकी व्याख्या देखिए। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफिन टेराथियोनाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका सामान्य नाम केवलार है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है तो एथिलीन। इसकी व्याख्या देखें। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाई जाती है। पॉलीथीन विद्युत का कुचालक, नम्य व जल प्रतिरोधी होती है। इसका उपयोग पैकिंग सामग्री, ट्यूब, शीशियाँ, तारों के आवरण आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ईंधन का देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है तो पेट्रोलियम। इसकी व्याख्या देखें। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। पहला, इसमें दीप्त में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। दूसरा, इसका दीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखें। किसी पदार्थ के दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वह ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती के जलने पर उत्पन्न ज्वाला से 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं: ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र जो नीले रंग का होता है। नेक्स्ट है, बायोगैस में मुख्यता होती है तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। इसकी व्याख्या देखें। बायोगैस एक जैव ईंधन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट
ऑर्गेनिक वेस्ट अर्थात गोबर, फसलों का अवशिष्ट भाग, फलों व सब्जियों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की सर्वाधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसमें अधिक क्षमता होती है और ईंधन की बचत भी होती है। इसकी व्याख्या देखें। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किए जाने का निम्न कारण है। पहला, डीजल में कम गति के दहन का गुण होता है, इसलिए यह कम गति में भी उच्च टार्क उत्पन्न करता है जो भारी वाहनों के इंजन के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। टार्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु की अक्ष के चारों ओर घूमने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, भारी वाहनों के इंजनों डीजल इंजन का दबाव अनुपात पेट्रोल इंजनों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ईंधन की बचत होती है। नेक्स्ट देखते हैं। खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली एक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। इसकी व्याख्या देखें। घरों में खाना बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। यह एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण है। एलपीजी का ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू अत्यंत उच्च होता है जो धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन है। नेक्स्ट है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है जो वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है, इसलिए गैस के सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ एथिल मल्केप्टैन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या में। इसकी व्याख्या देखिए। ऑक्टेन और सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलित आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन पेट्रोल विमानन ईंधन की प्रज्वल प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है, जिनमें एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या कम और आइसो ऑक्टेन की संख्या 100 होती है। नेक्स्ट देखिए। C10 संख्या के माध्यम से दबाव प्रज्वलन इंजनों के प्रयोग में की जाने वाली ईंधनों की दहन गुणवत्ता से ईंधन के प्रज्वलन में होने वाले विलंबन को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है क्योंकि, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा डी। पानी और पेट्रोल चूँकि एक दूसरे में अघुलनशील है तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। इसकी व्याख्या देखिए। रॉकेट में 2 प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन। नियंत्रण और दक्षता की कमी के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। द्रव ईंधन के 2 मुख्य भाग होते हैं, ईंधन और ऑक्सीकारक। रॉकेटों में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ऑक्सीकारक द्रव ईंधन को अधिक गहनता से जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि कम ताप पर किसी पदार्थ का अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। तो वह अवशोषक पदार्थ कौन सा है? तो हाइड्राइड। इसकी व्याख्या देखें। हाइड्रोजन गैस बहुत कम ताप पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्यातक द्वारा उत्पन्न तापमान को मुक्त हो सके। नेक्स्ट देखते हैं। विमानन ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने से क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। इसकी व्याख्या देखिए। विमानन ईंधन पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन है जो वायुयानों के प्रयोग में किया जाता है। उड़ान भरने के पश्चात ऊपरी वायुमंडल में वायुयान के तापमान में कमी आती है और समानांतर स्थिति में ईंधन में घुले हुए जल के अलग होकर जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ईंधन को जमने से रोकने वाले प्रतिरोधक फ्यूल सिस्टम आइसिंग इन्हिबिटर FSII के रूप में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। यह जल के हिमांक को -43 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं उर्वरक एवं अपमार्जक। इससे पहला क्वेश्चन है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है हाइड्रोजन। इसकी व्याख्या देखें। उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक मुख्यतः 2 प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पहला स्थूल पोषक तत्व नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर।
दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी व्याख्या देखिए, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसमें 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। यह एक रंगहीन और गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका प्रयोग फसलों को नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में वर्ष 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। इसकी व्याख्या देखिए, मृदा में अम्लीयता क्षारीयता की माप मृदा के पीएच मान द्वारा की जाती है। मृदा के पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अमोनियम सल्फेट का 1 मोल लगभग 132 ग्राम, 4 मोल लगभग 4 ग्राम हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा वनस्पति तेल। इसकी व्याख्या देखें, जब वनस्पति तेलों अथवा जंतु वसाओं को कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ उच्च बसीय अम्लों में सोडियम और पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। ये लवण साबुन कहलाते हैं। उपयुक्त प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। इसकी व्याख्या देखें, डायअमोनियम फॉस्फेट या डीएपी विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला फास्फोरस उर्वरक है। इसके रासायनिक संगठन में 40.53% फास्फोरस तथा 18.21% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। डीएपी के प्रयोग से अस्थायी रूप से मृदा के पीएच मान में वृद्धि होती है, अर्थात यह मृदा की अम्लीयता में कमी करता है, परंतु लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से अमोनिया का नाइट्रोजनीकरण होता है। मृदा पहले की अपेक्षा अधिक अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। इसकी व्याख्या देखें, अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक लवण है जो अमोनियम सल्फेट के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। इसका सर्वप्रमुख उपयोग क्षारीय मृदाओं में उर्वरक के रूप में किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।